Hello and welcome again and a very lovely morning. तो लास्ट टाइम बेटे जब मैंने सेशन फिनिश करा था 3.3 का मैंने आपको हिंट दिया था। अब पता नहीं आप लोगों ने क्वेश्चन करा है या नहीं करा, लेकिन हम इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। तो इसमें पहले तो कैपिटल है, तो कैपिटल अकाउंट हम एक बनाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट भी बनाएंगे। लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस का इनडायरेक्टली मतलब है कि कुछ एक्सपेंसेस होंगे और अभी वो हमने पे करने हैं, तो एक तरीके से ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं। फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बनाने की जरूरत वैसे होती नहीं है, बनाना हो तो आप बना सकते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस, फिर बैंक और कैश का बैलेंस हम ओपन करेंगे। तो मैंने फटाफट इस क्वेश्चन को करना शुरू करा। 3.3 में पहले तो मैंने एक डेटर्स अकाउंट बनाया, जो कि हम हमेशा ही बनाते हैं, डेटर्स अकाउंट। ये आपने डेटर्स अकाउंट बनाया। डेटर्स अकाउंट के अलावा हमने क्रेडिटर्स अकाउंट भी बनाना होता है, तो मैंने क्रेडिटर्स अकाउंट भी बनाया। क्रेडिटर्स के अलावा इस क्वेश्चन में बैंक और कैश, हालांकि तुम्हें बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने लास्ट सेशन में जब क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था, मैंने तब भी बताया था, देखो बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस है, बैंक अकाउंट तुम्हें बना के दिया हुआ है, तो बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कैश अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो कैश अकाउंट तुमने बना लिया, कैश अकाउंट। अब हमारे पास थोड़ी जगह बच रही है, तो मैंने फिक्स्ड एसेट अकाउंट भी बना लिया। हालांकि फिक्स्ड एसेट अकाउंट वैसे बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं थी, फिक्स्ड एसेट अकाउंट। इसके अलावा हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इतने में आ जाना चाहिए। उसके अलावा मैंने कैपिटल अकाउंट बनाया, और कैपिटल के अलावा हम एक बैलेंस शीट भी बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आइटम हमें जो नजर आ रहा है, कैपिटल नजर आ रहा है। तो कैपिटल अकाउंट में मैंने बैलेंस उतार लिया। देखो, ओपनिंग बैलेंस शीट में कैपिटल एक बार आ चुका है, ओपनिंग बैलेंस शीट तुमको दी हुई है। तो कैपिटल अकाउंट की एक पोस्टिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में ऑलरेडी हो चुकी है, अब ये दूसरी पोस्टिंग हो गई। उसके अलावा सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट में मैंने बैलेंस ओपन करा, तो सन्ड्री क्रेडिटर की भी दूसरी पोस्टिंग हो गई। एक बार ओपनिंग बैलेंस शीट में वो आ चुका है और दूसरी बार क्रेडिटर्स को हमने यहां पर लिख दिया। करेक्ट। लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस का क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, यानी कि लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग है। तो जब मैं बाद में पीएनएल अकाउंट बनाऊंगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो जितने भी एक्सपेंसेस मैंने पे करे होंगे, उन एक्सपेंसेस में लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग हम माइनस कर देते हैं। तो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक बार ओपनिंग बैलेंस शीट में आ गया, एक बार यहां पर आ गया, उसका भी ट्रीटमेंट खत्म हो गया। उसके अलावा फिर फिक्स्ड एसेट है। फिक्स्ड एसेट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस तुमने ओपन कर लिया, बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसकी भी दो पोस्टिंग कंप्लीट हो गई, 30,000। उसके बाद तुम्हें स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, हमें मालूम है। तो ओपनिंग स्टॉक हमने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में। और ओपनिंग स्टॉक का जो बैलेंस है वो 10,000 है, तो 10,000 का बैलेंस हमने लिख दिया। करेक्ट। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन में मूव करेंगे। उसके अलावा डेटर्स का बैलेंस दिया हुआ है, तो डेटर्स का बैलेंस तुमने डेटर्स अकाउंट में उतार लिया। डेटर्स अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन या बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज इक्वल टू 15,000। उसके अलावा बैंक का बैलेंस है, बैंक का बैलेंस बैंक अकाउंट में ऑलरेडी आ चुका है। ये बैंक का बैलेंस है 5,000, और ये बैंक अकाउंट तुम्हें नीचे दिया हुआ है, इसमें बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000 लिखा हुआ है, उसकी दो पोस्टिंग हो गई। कैश अकाउंट का जो बैलेंस 1,000 है, वो तुमने कैश अकाउंट में लिखा 1,000। अब नीचे उसने हमें इंफॉर्मेशन दी कि मिस्टर नाइट डज नॉट मेंटेन हिज बुक्स ऑन डबल एंट्री सिस्टम, फर्निशेस विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एवरी वीक ही ड्रॉस 200, हर वीक में वो 200 रुपए विड्रॉ करता है।
₹200 विड्रॉ करेगा तो मैं कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड में आऊंगा, ड्रॉइंग्स। 200 इंटू 13 वीक्स में क्यों करूंगा? क्योंकि क्वेश्चन में हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था जो पीरियड दिया हुआ है वो 13 वीक्स का दिया हुआ है, तो इसलिए 2600 मैंने यहां पर लिखा। और उसके अलावा बाद में जब मैं कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा तो कैपिटल अकाउंट में भी मैं लिखूंगा ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स का अमाउंट 2600 हम इसमें लिखेंगे। उसके अलावा हमें दिया हुआ है आफ्टर मीटिंग हिज वीकली सन्ड्री एक्सपेंसेस। आफ्टर मीटिंग हिज वीकली एक्सपेंसेस कहता है वीकली उसके कुछ सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं जो ऑन एन एवरेज 100 के हैं। एक वीक में ऑन एन एवरेज ₹100 के सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं, तो इसका मतलब कुछ सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं। एक तो हमें यह पता लग गया 100 इंटू 13 वीक्स, तो डेट इज इक्वल टू 1300। तो वो कह रहे ड्राइंग्स और सन्ड्री एक्सपेंसेस को मीट करने के बाद आफ्टर मीटिंग हिज वीकली सन्ड्री एक्सपेंसेस एंड ड्राइंग्स द बैलेंस ऑफ वीकली कलेक्शन इज बैंक्ड एट द कमेंसमेंट ऑफ नेक्स्ट वीक। उसकी ये आदत है कि जितना भी कैश एक वीक में कलेक्ट होता है और उसमें से अपनी ड्राइंग्स माइनस करने के बाद और खर्चे माइनस करने के बाद वो कैश जो है बैंक में डिपॉजिट कर देता है। वैसे इस लाइन का और कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन में आगे कहता है नो कैश परचेजेस इज मेड एंड क्रेडिटर्स आर पेड बाय चेक। क्वेश्चन में ये लाइन लिखी है सेल्स आर फिक्स्ड एट ए प्राइस एंड इंक्लूड 20% ऑन सेल्स। इसका मतलब जो सेल्स हमारी होती है वो हमेशा 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स के रेट पर होती है। इस लाइन का क्या मतलब हो गया? 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स के रेट पर होती है। अब मैंने रेट्स के बारे में तुम्हें बहुत अच्छी तरह बताया हुआ है। तुम्हारा जो ग्रॉस प्रॉफिट रेट है या रेट ऑफ प्रॉफिट का मतलब ग्रॉस प्रॉफिट ही होता है। रेट ऑफ प्रॉफिट वो कहता है 20% ऑन सेल्स है। 20% ऑन सेल्स का मतलब क्या हो गया? अगर मैं कॉस्ट प्राइस 100 मान लूं, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। रेट सेल्स पे दिए हैं तो सेल्स को 100 मानेंगे, यानी कि मैं ₹100 की सेल करता हूं तो ₹20 का प्रॉफिट है और कॉस्ट मेरी ₹80 की है। अगर मैं प्रॉफिट को न्यूमरेटर में रखूं और डिनोमिनेटर में सेल्स को रखूं तो मैं कहूंगा कि रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स 1/5 है। और मैं ये भी कह सकता हूं रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 20/80 है। प्रॉफिट को न्यूमरेटर में रखा, डिनोमिनेटर में कॉस्ट को रखा, तो मैं कहूंगा रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 1/4 है, यानी कि ₹4 की कॉस्ट है तो मैं ₹1 प्रॉफिट पर बेचता हूं, ₹5 में बेचता हूं। और इस रेट का मतलब है कि मैं ₹5 में बेच रहा हूं, उसके अंदर ₹1 प्रॉफिट है तो ₹4 कॉस्ट है, बात एक ही है अभी तक। अब इसका यूज क्या होगा वो अभी हम देखेंगे। आगे उसने लिखा क्रेडिट सेल्स आर फ्यू। अब वो कहता है क्रेडिट सेल्स बहुत कम है, और जो भी क्रेडिट सेल्स होती है वो कहता है उसको हम एक डायरी में नोट कर लेते हैं, यानी कि जो हमारे कस्टमर्स के नाम वगैरह होते हैं उनको हम डायरी में लिख लेते हैं। कस्टमर का मतलब डेटर्स, जिनको हमने क्रेडिट पे सामान बेचा होता है। क्रेडिट सेल्स आर फ्यू एंड नोटेड इन ए डायरी। अब कहता है जो उनसे पेमेंट्स मिलती है, पहले तो कहता है पेमेंट्स आर रिसीव्ड इन चेक, यानी कि जिन कस्टमर्स को या डेटर्स को हमने सामान क्रेडिट में बेचा हुआ है वो हमें चेक से पेमेंट करते हैं। तो चेक से पेमेंट करते हैं तो जाहिर है कि चेक जो है जस्ट गिव अमाउंट। हेलो, हाँ बोलो। हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ, आई एम लिस्निंग टू यू। डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। द नंबर बड़ा पेपर्स का टाइम है इसलिए मेरे को फोन ऑन रखने पड़ रहे हैं, इसलिए माइंड मत करना। कहता है क्रेडिट सेल्स बहुत हैं जो हम एक डायरी में नोट करते हैं और उनसे जो पेमेंट मिलती है चेक से मिलती है। हेलो, हाँ बोलो। हाँ आ रही है, बोलो। कहाँ का?
तो अमाउंट तो तुम्हें पे करना पड़ेगा ना। तुम लोग बुक्स लेकर के आओगे, तुम लोग बुक्स दोगे जैसे तुम फोटोस्टेट का करते हो, और जैसे जैसे तुम बुक दोगे उस पीडीएफ। चलो ठीक है, तुम अभी ना, मेरे को लगता है तुम्हारे यहाँ से ये इंग्लिश का मेरे को कोर्स हटाना पड़ेगा, ये इंग्लिश वाले ये न्यू कोर्सेस। चलो मैं अभी बाद में बात करता हूँ, ठीक है। क्रेडिट सेल्स आर फ्यू एंड नोटेड इन ए डायरी, पेमेंट्स आर रिसीव्ड इन चेक। सॉरी, बीच पे जरा कुछ वो थी, पब्लिशर्स के भी फोन आते रहते हैं। तो एक्सपेंसेस आर अदर देन, अच्छा उसके बाद उसने कहा एक्सपेंसेस अदर देन सन्ड्रीज एंड अदर स्पेशल ड्रॉइंग्स आर मेड इन चेक। एक्सपेंसेस अदर देन सन्ड्री एक्सपेंस, देखो बेटे, एक तो सन्ड्री एक्सपेंसेस हमने कैश में करे, अब कहता है एक्सपेंसेस अदर देन सन्ड्री एक्सपेंस, यानी कि सन्ड्री एक्सपेंस को छोड़ के कुछ और खर्चे होते हैं और कुछ स्पेशल ड्राइंग्स होती हैं जो हम चेक्स में करते हैं, ये उसने हमें बताया हुआ है। आगे कहता है ऑल अनपेड बिल्स आर केप्ट इन ए फाइल केयरफुली। नेचुरल है कि जितने भी अनपेड बिल होते हैं उनको हम बड़ी सावधानी से रखते हैं। अब ये बैंक ट्रांजेक्शन दी है, ओपनिंग बैलेंस की पोस्टिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में हो चुकी है, चेक्स डिपॉजिटेड, ये इंपॉर्टेंट है। अब बैंक अकाउंट में चेक डिपॉजिट हुआ है, यहां उसने लिखा हुआ था कि जो हम क्रेडिट में सेल करते हैं एक डायरी में नोट करते हैं, और जिन लोगों को हमने क्रेडिट पे सामान बेचा होता है ये लोग हमें चेक से पेमेंट करते हैं। इसका मतलब ये जो चेक्स रिसीव्ड है ये डेटर्स ने या क्रेडिट कस्टमर ने दिए हुए। तो जो बैंक अकाउंट में ये चेक्स डिपॉजिट हुए हैं, इसका मतलब ये डेटर्स ने दिए थे, इसलिए मैं डेटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखूंगा बाय चेक्स या बाय पे बैंक चेक्स, मैंने यहां पर ब्रैकेट में लिख दिया। इसका मतलब ये 2000 रुपीज जो है हमें डेटर से मिले होंगे, ये लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है। तो एक पोस्टिंग यहां हो गई, एक डेटर्स अकाउंट में हो गई। अब बैंक अकाउंट में तुमने कैश डिपॉजिट करा 42,000 का, तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे तुम लिखोगे बाय बैंक 42,000 42,000 42,000, ठीक है। उसके अलावा क्रेडिटर्स पेड 40,000 के, क्रेडिटर्स को तुमने 40,000 रुपए पे करे, तो क्रेडिटर्स अकाउंट की डेबिट साइड पे तुम लिखोगे टू बैंक 40,000। उसके अलावा तुमने रेंट पे करा है, रेंट पे 600 रुपए का करा है, तो पीएनएल अकाउंट में हम लिखेंगे टू रेंट पेड 600, 600 रुपए का हमने रेंट पे कर दिया, करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन में आगे क्या लिखा हुआ है, रेंट पेड के बाद एक्सपेंसेस अदर देन सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस जो हमने कैश अकाउंट में लिखे थे वो ऑलरेडी हम पीएनएल अकाउंट में लिख चुके हैं या नहीं लिख चुके। देखो, मैंने कैश अकाउंट में सन्ड्री एक्सपेंसेस 1300 लिखा था, मैंने पीएनएल अकाउंट में 1300 अभी तक लिखा नहीं है, ये मुझे लिखना चाहिए था। तो एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस हमने अभी तक पीएनएल में नहीं लिखे जो हमने कैश में पे करे थे, 1300, ये हमने कैश अकाउंट में करा था ना। ड्राइंग्स जैसे हमने कैपिटल अकाउंट में भी लिखा था, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस मैंने यहां अभी तक नहीं लिखा था। उसके अलावा रेंट हो गया, फिर कहता है एक्सपेंसेस अदर देन सन्ड्री एक्सपेंसेस, हमने कुछ खर्चे करे हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस के अलावा, कुछ खर्चे करे 3,000 रुपए के एक्सपेंसेस, लेकिन चेक से पेमेंट करी, तो इसको मैं पीएनएल अकाउंट में लिखूंगा। पीएनएल अकाउंट में देखो मैं यहां लिखूंगा एक्सपेंसेस 3,000। अब जो बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए थे वो मैं माइनस कर दूंगा। लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग माइनस करे जाते हैं क्योंकि उनका ताल्लुक लास्ट ईयर से, इसका मतलब जो मैंने 3,000 रुपए के खर्चे इस साल पे करे उसमें 1,000 तो लास्ट ईयर के पे करे, तो करंट ईयर के 2,000 ही पे हुए। उसके अलावा फिर इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में बैंक का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 5,400। जब तुम बाद में बैलेंस शीट बनाओगे तो 5,400 लिख दोगे बैंक बैलेंस 5,400। और इस क्वेश्चन में नीचे की इंफॉर्मेशन जो भी थी वो हमने सारी कर ही ली है। उसके अलावा कहता है स्टॉक ऑन डेट डेट वाज 4,000, तो स्टॉक का बैलेंस 4,000 है। पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखो इसको, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा आपका
₹4,000 और उसके अलावा जब तुम बाद में क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे तो स्टॉक लिखोगे 4,000। उसके बाद उसने कहा स्टॉक ऑन डेट डेट। इस लाइन में एक लाइन करी दी है उसने कहा 13 वीक के बाद जब हमने कैश का बैलेंस कंप्यूट करा तो कैश का जो भी बैलेंस था वो मिस हो गया, जो कि हमने नॉर्मली जो बैलेंस हम बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, यानी कि कैश में जितना भी बैलेंस बचता है जो हम बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, कहता है वो कैश मिस हो गया। इसका मतलब कैश अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा उसको अब मैं लिख दूंगा मिसिंग, ब्रैकेट में मिसिंग लिख दूंगा, क्योंकि वो कैश मिस हो गया, वो हमारा एसेट नहीं है, तो वो लॉस माना जाएगा और पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा। सन्डी डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस 20,000 है, तो सन्डी डेटर्स अकाउंट में तुम लिखो 20,000 क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस कैरीड डाउन 20,000। करेक्ट। 20,000 का ये बैलेंस जो है वो हम यहां लिखेंगे 20,000, और उसके अलावा जो बैलेंस है 20,000 ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी चला जाएगा। डेटर्स 20,000 का बैलेंस चला जाएगा, ठीक है। उसके अलावा फिर अगली शीट में उसने लिखा हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स वर 8,000 ऑन डेट डेट, तो सन्ड्री क्रेडिटर 8,000 के हैं, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट अब तुम बनाओगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट में आप लिखोगे क्लोजिंग बैलेंस 8,000, और बैलेंस शीट के अंदर भी आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स का बैलेंस आ जाएगा 8,000। तो अब आप इसको टैली करेंगे। सबसे पहले डेटर्स अकाउंट को ही टैली हमने करा, तो डेटर्स अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर हमारी क्या निकलेगी, क्रेडिट सेल्स निकलेगी। डेटर्स अकाउंट का अगर मैं टैली करता हूं तो क्रेडिट सेल्स कितनी निकल रही हैं, डेटर्स अकाउंट से क्रेडिट सेल्स 22,000 माइनस 15, केवल 7,000 की क्रेडिट सेल्स निकली बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर जो है वो 7,000 निकली क्रेडिट सेल्स। अब क्रेडिट सेल्स हम ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बाई सेल्स, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स हैं 7,000 की, करेक्ट। उसके अलावा क्रेडिटर्स अकाउंट को टैली करेंगे तो क्रेडिटर्स अकाउंट से परचेजेस की फिगर निकलेगी 48 माइनस 10,000, तो बाई क्रेडिट परचेजेस। बैलेंसिंग फिगर 48 में से 10 माइनस करा तो 38,000 क्रेडिट परचेजेस की फिगर आ गई। उसने कहा क्वेश्चन में कोई कैश परचेजेस नहीं है, तो परचेजेस क्रेडिट परचेजेस 38,000 हमने लिख दी, और कोई कैश परचेजेस नहीं है, कोई कैश परचेजेस नहीं है, ठीक है। उसके अलावा अब कैश अकाउंट को हम ध्यान में रखेंगे, तो कैश अकाउंट में क्या पोजीशन है, कैश अकाउंट को टैली करा तो कैश अकाउंट में 2,600 प्लस 1,300 प्लस 42,000 माइनस 1,000, कैश अकाउंट में जस्ट वेट एक मिनट के लिए, ड्राइंग्स का अमाउंट 2,600 है, और
200 ये है, सन्ड्री एक्सपेंसेस ये है, बैंक ये है। अभी हमारे पास कैश का क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, इसलिए हम इसको बैलेंस नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर क्लोजिंग बैलेंस तो है ही नहीं। मैं अगर इसको बैलेंस तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि इधर का एक आइटम अभी है ही नहीं, तो इसलिए मैं कैश अकाउंट को अभी बैलेंस नहीं कर सकता। फिक्स्ड एसेट अकाउंट में कोई चीज नहीं है, कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। 30,000, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट 30,000 ही आ जाएगा। अब प्रॉब्लम है कि कैश के बारे में, और फिक्स्ड एसेट का तो क्लोजिंग बैलेंस 30,000 है। अब कैश अकाउंट को टैली क्यों नहीं करा जा सकता, क्योंकि मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं है और ये वाली साइड छोटी है, यानी कि ये वाला बैलेंस पता होना जरूरी है, तभी मैं यहां बैलेंसिंग फिगर, वैसे वो बैलेंसिंग फिगर कैश सेल्स आ जाएगी, क्योंकि लेकिन मेरे पास अभी क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। या मेरे पास कैश सेल्स की फिगर आ जाए तो मेरे को क्लोजिंग बैलेंस का पता लग सकता है। तो ना तो अभी कैश सेल्स है और ना मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस है, तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में। इसका मतलब ये ट्रिकी पॉइंट क्या है, अब जरा ध्यान से देखो। मैं तुम्हें रेट्स की बात बता रहा था। देखो बेटे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या सेल्स, अगर मेरे पास टोटल सेल्स होती, क्रेडिट सेल्स तो हैं, टोटल सेल्स होती तो मैं उसका 1/5 निकाल के ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकता हूं, पर मेरे पास टोटल सेल्स नहीं है। लेकिन मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर कंप्यूट कर लूं तो मैं उसका 1/4 निकाल लूंगा तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि हम क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हम लोग 20% ऑन सेल्स के मार्जिन पर गुड्स को बेचते हैं। तो रेट ऑफ प्रॉफिट सेल्स पे तो 1/5 है, हमें पता लग गया रेट ऑफ प्रॉफिट 1/4 जो है वो कॉस्ट पर होगा। तो मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेता हूं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाली जा सकती है, ओपनिंग स्टॉक तुम्हें चाहिए, वो तुम्हारे पास है 10,000 का। तुम्हें परचेजेस चाहिए, परचेजेस भी तुम्हारे पास है। परचेजेस सारी की सारी, क्योंकि उसने कहा कैश में तो है ही नहीं, तो टोटल परचेजेस 38,000 सॉरी, तो 48,000 तुम्हारे पास अभी तक टोटल हो गया। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस में से क्लोजिंग स्टॉक में माइनस कर दूं और क्लोजिंग स्टॉक आपका 4,000 का है, तो हमें यह पता लग गया कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 44,000 की है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 44,000 की है, तो इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट जो होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे मैं 1/4 का रेट अप्लाई कर देता हूं। तो 44,000 डिवाइडेड बाई 4, तो मुझे पता लग गया कि 11,000 रुपए का प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट। इसका मतलब इस क्वेश्चन में मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट तो पहले ही आ गया। अब मैं ये ग्रॉस प्रॉफिट यहां लिख देता हूं, ग्रॉस प्रॉफिट 11,000। अब मैं इसको बैलेंस करूंगा तो मेरे पास कैश सेल्स बैलेंसिंग फिगर ट्रेडिंग अकाउंट से आ जाएंगे। 10,000 प्लस 38,000 प्लस 11,000 माइनस 4,000 एंड माइनस 7,000, तो मुझे पता लग गया कि 48,000 रुपीज की मेरी कैश सेल्स रही होंगी। ये इस क्वेश्चन में मेन चीज है, कैश सेल्स। तो अब मुझे पता लग गया कि कैश सेल्स 48,000 की है, तो मैं कैश सेल्स की फिगर को अब यहां लिख सकता हूं। वो शीट कहां चली गई, अपने कैश अकाउंट पे। तो अब मैं कैश अकाउंट में लिखूंगा टू कैश सेल्स 48,000 अब मैं इसको टैली कर लेता हूं। तो 48 प्लस 1 49,000 माइनस 2,600 माइनस 1,300 माइनस 42,000, तो 3,100 बैलेंसिंग फिगर आ रही है। अब ये 3,100 वैसे तो क्लोजिंग बैलेंस है, लिखूंगा भी मैं इसको बैलेंस कैरी डाउन, यानी कि क्लोजिंग कैश है, लेकिन मैं यहां ब्रैकेट में लिख दूंगा मिसिंग, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है जो क्लोजिंग कैश है वो मिसिंग है। अब बिकॉज ये मिसिंग है तो ये तुम्हारा एसेट तो नहीं हो सकता ना, इसमें बैलेंस शीट पे नहीं दिखाऊंगा, तो इसको मैं क्या करूंगा, अपने P&L अकाउंट में दिखाऊंगा। तो मिसिंग कैश, तो इसको हम कैश लॉस लिख सकते हैं। तो कैश मिसिंग, तो 3,100 का कैश जो है वो तुम्हारा मिसिंग है। अब ग्रॉस प्रॉफिट तो तुम्हारे पास पहले ही आ चुका था 11,000। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से तुम ये चीजें माइनस कर दो। तो 11,000 में से मैंने माइनस करा 2,000,
माइनस करा 600, माइनस करा 1300, माइनस करा 3100, तो 4000 नेट प्रॉफिट आ रहा है। नेट प्रॉफिट 4000। इस तरीके से नेट प्रॉफिट आप इसमें निकालेंगे। अब जो नेट प्रॉफिट आया उस नेट प्रॉफिट को आप यहां लिखेंगे नेट प्रॉफिट 4000। अब आपके पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी और क्लोजिंग कैपिटल जो होगी 54,000 माइनस 2,600, तो 51,400 आपकी क्लोजिंग कैपिटल है। अब क्लोजिंग कैपिटल को आप अपनी बैलेंस शीट में लिखेंगे। $51,400, तो आपका टोटल दोनों साइड का 59,400 59,400 आ रहा है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करा जाएगा। ये था आपका 3.3, करेक्ट। अब 3.3 क्वेश्चन के बाद फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लॉन्ग सा क्वेश्चन है, कोई चिंता की बात नहीं, कितना भी लॉन्ग क्वेश्चन क्यों ना हो, हमें उससे क्या लेना। वो कहता है फर्नीचर अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस फर्नीचर 60,000 और 63,500। तो हम एक फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे। जस्ट मैं समझाने साथ साथ समझा भी रहा हूं, बाद में मैं फेयरली भी कर दूंगा, ठीक है ना, बाद में मैं फेयरली भी कर दूंगा, अभी तुम साथ साथ देखते भी रहो। तो मैंने एक फर्नीचर अकाउंट मान लेते हैं बनाया, तो ये बैलेंस मैं फर्नीचर अकाउंट में लिख दूंगा ओपनिंग बैलेंस 60,000 और बैलेंस कैरीड डाउन 63,500। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख लेने हैं। तो एक बार ये ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा, एक बार यहां आ गया। इसी तरह क्लोजिंग बैलेंस एक बार क्लोजिंग बैलेंस शीट में, एक बार यहां आ जाएगा। स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आपका चला जाएगा 80 और 70। सन्ड्री डेटर्स वो कहता है कि आपके 1,60,000 के, चलो पहले क्वेश्चन को रीड कर लो फिर समझाता हूं। सन्ड्री डेटर्स कहता है 160 और क्लोजिंग बैलेंस आपको पता करने पड़ेंगे। क्रेडिटर्स का अमाउंट दिया हुआ है। प्रीपेड एक्सपेंसेस 6,000 7,000 मैंने आपको बताया था। ये ओपनिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस शीट पे लिखेंगे। उसके बाद हम जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो जो भी हमारे खर्चे होंगे, जो करंट ईयर के प्रीपेड होते हैं वो हम माइनस करते हैं क्योंकि उनका ताल्लुक नेक्स्ट ईयर से होगा, तो ये प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर देंगे ट्रेडिंग में, पीएनएल अकाउंट में, और उसके अलावा ये हम ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लास्ट ईयर के माइनस कर देंगे, और करंट ईयर के ऐड कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, और बैलेंस शीट में हम लिखेंगे। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है। फिर उसके बाद कैश ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग द ईयर उसने दी हैं। कहता है डेटर से हमें 15,000 रुपए मिले हैं डिस्काउंट के बाद। डिस्काउंट दिया हमने 15,000 का और 585 मिले हैं, नेट 585 मिले हैं। फिर कहता है कलेक्शन ऑन डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज आफ्टर डिडक्शन ऑफ डिस्काउंट ऑफ 1250 बाय बैंक टोटल्ड ₹61,250। वो क्या कह रहा है, कलेक्शन ऑन डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। हमें कोई बिल मिला होगा, हमने इसको डिस्काउंट कराया होगा, तो कहता है बैंक ने 1,250 रुपए जो है डिस्काउंट चार्जेस लिए और हमें 61,250 रुपीज दिए। देखो जब हमने बिल को डिस्काउंट कराया होगा तो हमारी एंट्री रही होगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और ये जो भी बिल था हमारा वो बिल हमने बैंक को दे दिया होगा, करेक्ट। तो वो कहता है बैंक ने हमें 61,250 रुपीज दिए और 1,250 बैंक ने डिस्काउंट के काटे। फिर उसने बताया क्रेडिटर्स ऑफ ₹4 लाख वर पेड 3,92,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज। अब जो क्रेडिटर्स थे उनको हमने 3,92,000 रुपीज पे करे, और फ्रेट का, और इसका मतलब हमें डिस्काउंट मिल गया 8,000 रुपए का। पेमेंट ऑफ फ्रेट इनवर्ड ये हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे नंबर 1, और उसके बाद हमने ये खर्चा पे कराया तो कैश अकाउंट में लिखेंगे। पर्सनल ड्राइंग्स हैं 70,000 की, तो पर्सनल ड्राइंग्स भी फिर क्या बोलते हैं कैश बैंक अकाउंट में लिखेंगे। आपकी बार कैश इन हैंड और कैश एट बैंक इकट्ठे दिया हुआ है तो इकट्ठे अकाउंट बनाना पड़ेगा। ऑफिस फर्नीचर तुमने खरीदा। अब ये जो लाइन है
Investment carrying annual interest 6% was purchased for 95, 200 share of the face value of 100 on 1st October 2021 and payment was made thereof. इस लाइन का क्या मतलब हुआ, पहले इसको भी जरा समझ लें। इस लाइन का मतलब समझने के लिए देखें, यहां पर तुम्हारा करंट ईयर 1/4/2021 से स्टार्ट हो रहा है और 31/3/2021 को खत्म हो रहा है। ये तुम्हारा करंट ईयर है। पहले तो उसने क्या कहा, उसने कहा 1 अक्टूबर 2021 को, यानी कि 1/10/2021 को वो कहते हैं हमने कुछ इन्वेस्टमेंट खरीदी जिसपे कि 6% इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि 6% हमने कुछ इन्वेस्टमेंट करी है। अब जो इन्वेस्टमेंट्स करी वो क्या कहता है कि हमने 200 शेयर खरीदे, 200 शेयर्स खरीदे, करेक्ट। और जो शेयर्स खरीदे हैं उनकी फेस वैल्यू 100 है। ये मैंने 200 शेयर्स 100 रुपए वाले खरीदे, लेकिन मैंने उनको 100 के हिसाब से नहीं खरीदा, मैंने 95 के हिसाब से खरीदा, ये कहता है। पहले तो इस लाइन का मतलब ये है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस साल हमने कुछ इन्वेस्टमेंट परचेज करी है, तो इन्वेस्टमेंट का परचेज प्राइस कितना हो जाएगा, 200 इंटू 95। 200 इंटू 95 कितना होगा, 200 इंटू 95 19,000। ये तो मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 19,000। नंबर 1। नंबर 2, बिकॉज मैंने इन्वेस्टमेंट इस तारीख को खरीदी तो इस तारीख से लेके इस तारीख तक का मुझे इंटरेस्ट भी मिलेगा, यानी कि 1 अक्टूबर से लेके यहां तक, तो 1 अक्टूबर से लेके यहां तक 6 महीने होते हैं, तो 6 महीने का मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, अब ध्यान रखें कि इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे कंप्यूट होता है। जो इन्वेस्टमेंट तुमने खरीदी है 200 शेयर 100 रुपए वाले, 100 रुपए की फेस वैल्यू है, तुम्हें फायदा हुआ कि 20,000 की चीज खरीदने के लिए तुमने 19,000 रुपए दिए, लेकिन जब इंटरेस्ट तुम कंप्यूट करोगे तो इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे कंप्यूट होता है। तो 20,000 का 6% और 6/12 ये तुम्हारा इंटरेस्ट इस साल एक्री हो जाएगा। 200 इंटू 100 इंटू 6% डिवाइडेड बाई 2। तो इसका मतलब 600 रुपए का तुम्हारा इंटरेस्ट एक्रूड है, ये तुम्हें मिला नहीं है। क्योंकि मिला होता तो तुम्हारे कैश अकाउंट में दिया होता या तुम्हें लिखा होता कि मिल गया है। तो 600 रुपए जो इंटरेस्ट एक्रूड है, तो ये एक्रूड है, एक्चुअली तुम्हें इंटरेस्ट मिलना चाहिए था लेकिन तुम्हें मिला नहीं, तो तुम्हारी एंट्री जो हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट, सॉरी इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट, मैंने गलत लिख दिया, इंटरेस्ट तो तुम्हें मिला ही नहीं है, तो इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। क्योंकि अगर मिला होता तो मैं बैंक लिखता, अब नहीं मिला है तो मैं इंटरेस्ट एक्रूड लिखूंगा, और ये इंटरेस्ट है, मेरी इनकम है। अल्टीमेटली जो इंटरेस्ट एक्रू हो गया 600 रुपए का, तो उसको तुम क्या करोगे, ये तो तुम एसेट में दिखाओगे, और जो इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है अल्टीमेटली ये पीएनएल में चला जाएगा। तो इस तरीके से ये इंटरेस्ट एक्रूड बैलेंस शीट में आ जाएगा और इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वो पीएनएल अकाउंट में आ जाएगा। ये इसका फर्क पड़ेगा। फिर उसके बाद कह रहे हैं एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सैलरीज पेड 95,000। तो तुमने जो खर्चे पे करे उसके अंदर सैलरी का खर्चा भी है, वो ये कह रहे हैं। मिसलेनियस रिसिट्स 5,000। जो मिसलेनियस रिसिट्स होंगी, एक तो तुम बैंक अकाउंट में या कैश अकाउंट में अपने लिखोगे और उसके अलावा पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट में लिखोगे रिसिट्स हैं। अब वो कह रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन एंड एक्सेप्टेड बाय कस्टमर ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 1 लाख। वो कह रहे हैं इस साल तुमने कस्टमर्स पे बिल ड्रॉ करे थे 1 लाख के, यानी कि तुम्हारी एंट्री हुई होगी बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। कस्टमर का मतलब डेटर्स। तुमने 1 लाख के बिल जो है कस्टमर्स पे ड्रॉ करे थे, 1 लाख के। ऑफ दीज बिल्स ऑफ एक्सचेंज 20,000 वर इंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर। अब कह रहे हैं जो तुमने, जैसे मैंने किसी से पैसे लेने हैं तो मैंने उसको कहा भाई बिल पे साइन करके दे दे, तो उसने मेरे को बिल दे दिए। अब उस बिल में से मैंने कुछ बिल्स इंडोर्स कर दिए क्रेडिटर्स को, तो उसकी एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। मैंने खुद किसी पार्टी की पेमेंट करनी होगी तो मैंने ये वाले बिल उसको पकड़ा दिए, इंडोर्स कर दिए 20,000 की। फिर उसने ये भी लिखा हुआ है इंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर। फिर कह रहे हैं एन इंडोर्स बिल ऑफ एक्सचेंज 4,000 वाज डिसऑनर्ड।
एक बिल जो मैंने इंडोर्स करा हुआ था वो डिसऑनर हो गया। देखो कभी भी बिल डिसऑनर होना, याद रखना डेटर्स को तुमने डेबिट करना है। कभी भी बिल डिसऑनर हो तो डेटर्स को तो मैं डेबिट करूंगा। कभी भी डिसऑनर की एंट्री करनी हो, सिंपल सा रूल है, डेटर्स को तो डेबिट करना है। अब ये बिल किसके पास था, उस पार्टी को क्रेडिट करना है। जैसे तुमने ये बिल इंडोर्स कर दिया था, इसका मतलब बिल क्रेडिटर्स के पास है ना, तो इसलिए तुम क्रेडिटर्स को अब क्रेडिट करोगे। ये तुम्हारी एंट्री हो जाएगी। सिंपल सा तरीका है डिसऑनर की एंट्री। वैसे लॉजिक ये है क्योंकि तुमने ये बिल क्रेडिटर को दिया, डेटर से तुम्हें बिल मिला, उसमें से तुमने कुछ बिल क्रेडिटर्स को दे दिए। अब क्रेडिटर का एक बिल जो तुमने क्रेडिटर को दिया था, इंडोर्स करा था, वो डिसऑनर हो गया, तो क्रेडिटर तो तुम्हें पकड़ेगा ना। क्रेडिटर कहेगा भाई तुमने मेरे को क्या बिल पकड़ा दिया, और हम जो है वो डेटर्स को पकड़ेंगे जिसने हमें वो बिल दिया था। तो इस लाइन का मतलब है कि ये बिल डिसऑनर होने की वजह से हमने डेटर से 4,000 हम दोबारा से लेंगे और वो लेकर के दोबारा क्रेडिटर को देंगे, ये मतलब हो गया। तो ये एंट्री आपकी हो जाएगी। फिर उसने कहा गुड्स कॉस्टिंग 9,000 वेर यूज्ड एज एडवर्टाइजिंग। देखो बिजनेस में हमने 9,000 रुपए के गुड्स का यूज एडवर्टाइजिंग के लिए यूज करा, तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। एक तो हम अपनी परचेजेस को कम करेंगे क्योंकि हमने परचेजेस में से ही कुछ गुड्स निकाले होंगे एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। जैसे हम फ्री सैंपल्स दे देते हैं इधर उधर कि भाई हमारा प्रोडक्ट यूज करो, तो एक तो इससे परचेजेस कम होंगे और दूसरा ये खर्चा है, ये तुम पीएनएल अकाउंट की डेबिट में भी लिखोगे। तो एडवर्टाइजिंग के लिए जो तुमने गुड्स निकाले, एक तो तुम उसको परचेजेस में से माइनस कर सकते हो कि गुड्स फॉर एडवर्टाइजिंग, या फिर तुम उसको ट्रेडिंग की क्रेडिट में लिख लेना और फिर उसके बाद पीएनएल की डेबिट में लिखोगे। फिर कहता है गुड्स आर इनवेरिएबली सोल्ड टू शो ए ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। और कहता है कि हमारी फर्म जो गुड्स बेचती है वो 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स पर बेचती है। 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी करा। आगे उसने एक बड़ी लाइन दी है कि डिफरेंस इन कैश बुक इफ एनी, अगर कैश बुक में कोई डिफरेंस आता है। जनरली कैश बुक से यानी कि कैश अकाउंट से हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर निकलती है या तो क्लोजिंग बैलेंस कैश का निकलता है या ओपनिंग बैलेंस या कैश सेल्स। अब वो कह रहा है कि कैश बुक में अगर कोई डिफरेंस आएगा तो उसको तुम ट्रीट करोगे या तो फर्दर ड्राइंग्स, यानी कि कुछ तो ड्राइंग्स ही हैं, कुछ और ड्राइंग्स तुम मान लोगे, या इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल मान लोगे। वो डिपेंड करता है कि बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आ रही है क्रेडिट में। अगर डेबिट की तरफ बैलेंसिंग फिगर आ रही है तो मैं इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल मान लूंगा, क्रेडिट की तरफ आएगी तो मैं ड्राइंग्स मान लूंगा। बाद में उसने कहा प्रोवाइड एट 2% होना चाहिए था, 2% फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन क्लोजिंग डेटर्स। और कह रहा है क्लोजिंग डेटर्स पे आपको क्या बोलते हैं, प्रोवाइड करना होगा, 2% का प्रोविजन बनाना पड़ेगा, इसका मतलब ये है। तो ये क्वेश्चन है इसमें। अब इस क्वेश्चन को जब मैं करूंगा तो सबसे पहले तो 3.4 3.3 तो हो ही गया ना, इसकी तो अब जरूरत है ही नहीं, तो 3.4 को इधर रखो। इस शीट को मैंने इधर रखा। लीजिए जी, इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने क्या क्या अकाउंट बनाया। एक मैंने बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्यों बनाया 3.4, क्योंकि इस क्वेश्चन में बिल्स रिसीवेबल से रिलेटेड पॉइंट है। अगर कभी बिल्स रिसीवेबल से रिलेटेड कोई पॉइंट हो तो कोशिश करनी चाहिए कि बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेटर्स अकाउंट से पहले बनाए। हालांकि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन अगर तुम ऐसा ख्याल कर सको तो अच्छी बात है। फिर मैंने एक डेटर्स अकाउंट भी बनाया। डेटर्स अकाउंट के अलावा मैंने क्रेडिटर्स अकाउंट भी बनाया। क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट। उसके अलावा फिर कैश एंड बैंक अकाउंट तो हम बनाते ही हैं। कैश, अब की बार कैश इन हैंड एंड कैश एंड बैंक इकट्ठे दिया है तो इसलिए ये अकाउंट इकट्ठे बनेगा। ये तो अकाउंट हमने अलग बनाने ही बनाने हैं। उसके अलावा क्वेश्चन में फर्नीचर वगैरह भी है, हालांकि उसका अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके अलावा फिर हमने अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे हम बनाते हैं हमने बनाया। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां तक आ ही जाना चाहिए, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके अलावा हमने कैपिटल अकाउंट भी बनाई, कैपिटल अकाउंट। उसके अलावा
फिर मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनाई। इस क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट हमें बनानी पड़ेगी। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट हमने बनाया। लो जी, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने कई बार कहा है, जब इस तरह से दिया हो तो पहले तो उसको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में तुम फटाफट लिख लो। बैलेंस शीट, एक तो बैलेंस शीट है 1/4/2021 की, यानी कि ईयर की बिगनिंग की। एक है 31/3/21 की, 21 नहीं 22 की। तो 1/4/2021 एंड 31/3/2022। सबसे पहला काम तो क्या करना है, ये बैलेंसेस को आप इसमें उतारो। अब जब तुम बैलेंसेस को उतार लोगे तो मैंने उतारना शुरू करा बैलेंस। सबसे पहला आइटम फर्नीचर है, तो शॉर्ट फॉर्म में मैंने F/F लिख दिया, 60,000 और 63,500। उसके अलावा स्टॉक दिया हुआ है, तो स्टॉक हमने यहां पर लिखा। स्टॉक का अमाउंट जो है 80,000 और 70,000 है। स्टॉक के अलावा डेटर्स का बैलेंस है, लेकिन डेटर्स का फिलहाल हमारे पास ओपनिंग बैलेंस ही है। डेटर्स का बैलेंस 1,60,000 है। क्लोजिंग बैलेंस अभी हमें मालूम नहीं है। डेटर्स के बाद फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट जो है वो 1,10,000 और 1,50,000 है। सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,10,000 और 1,50,000, ये तुमने अमाउंट लिख लिया। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट साइड में दिखाते हैं, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं आपके 6,000 और 7,000। 6,000 और 7,000। उसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपने लिखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं 20,000 और 18,000। उसके अलावा कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक है, तो कैश बैंक इसका मतलब इकट्ठे दिया हुआ है, और अमाउंट है 12,000 और 20,250। अब एक बार तो हमने इनको बैलेंस शीट में लिख ही दिया है, अब हमने इनको क्या करना है, रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में ट्रांसफर करना है। अब रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में ट्रांसफर करने का मतलब, जैसे पहला आइटम फर्नीचर है। अब मैंने कहा फर्नीचर अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन तुम कहीं रफ में बनाना चाहो तो मैंने बना ही लिया है। तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस जैसे मैंने ये रफ में बना लिया, 60,000, 63,500। स्टॉक आपको मालूम है कि हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, तो फटाफट स्टॉक बैलेंस शीट्स में तो हमने लिख ही लिया है, और ट्रेडिंग अकाउंट में हम अब लिख लेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने लिखा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट है 80,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक का जो अमाउंट है 70,000। तो इस तरह क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट भी आपने लिखा। उसके बाद डेटर्स है। डेटर्स हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख दिया है, अब डेटर्स अकाउंट में हम लिख देते हैं। डेटर्स अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज 1,60,000। उसके अलावा सन्ड्री क्रेडिटर्स है। सन्ड्री क्रेडिटर 1,10,000 और 1,50,000, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,10,000 और 1,50,000। तो सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट भी आपने बना लिया। सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट के बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए हैं। प्रीपेड बैलेंस शीट में एसेट में तो हमने लिखा। अब बाद में जब मैं P&L अकाउंट बनाऊंगा तो जितने भी एक्सपेंसेस मैंने पे करे होंगे उन एक्सपेंसेस पेड में है। अब जो प्रीपेड एक्सपेंसेस ओपनिंग होते हैं वो हम ऐड करते हैं, ओपनिंग प्रीपेड वो मैं ऐड कर दूंगा। क्लोजिंग प्रीपेड वो मैं माइनस कर दूंगा, क्योंकि क्लोजिंग प्रीपेड का ताल्लुक नेक्स्ट ईयर से है, और ओपनिंग प्रीपेड का मतलब है हमने पिछले साल पे करे होंगे करंट ईयर के लिए, उनका ताल्लुक करंट ईयर से होता है, तो वो यहां पर आ जाएंगे। बल्कि मैं फिगर लिख ही लेता हूं। ओपनिंग प्रीपेड है 6,000
और क्लोजिंग प्रीपेड है आपका 7,000। तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखने के बाद हमने यहां लिख दिया। इसी तरह आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी साइड में लिखा। अब जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होता है वो माइनस करते हैं, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्योंकि उसका ताल्लुक लास्ट ईयर से होता है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 20,000 के, और जो क्लोजिंग होते हैं यानी कि करंट ईयर के जो होते हैं वो हम ऐड करेंगे 18,000, उनका ताल्लुक करंट ईयर से होता है। तो इस तरीके से ओपनिंग और क्लोजिंग का आपको ट्रीटमेंट मालूम होना चाहिए, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग का। उसके बाद फिर कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक दिया है, वो बैलेंस तुम उतार लो कैश इन हैंड अकाउंट में और कैश एट बैंक अकाउंट में। कैश इन हैंड कैश अकाउंट में बैलेंस आ जाएगा 12,000 ओपनिंग, और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 26,250। 26,250। बैलेंसेस को लिखने के बाद नीचे पहला आइटम है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 15,000 अमाउंटिंग टू 5,85,000। वो क्या कह रहा है, इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि डेटर से मुझे 5,85,000 मिले, मैंने डेटर्स को डिस्काउंट जो दिया 15,000 का दिया टू डेटर्स अकाउंट। इस लाइन का मतलब पहले तो ये हो गया, करेक्ट। तो डेटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में मैं लिखूंगा बाय कैश या बैंक, जो भी लिखना है, क्योंकि अब की बार कैश बैंक अकाउंट वो कंबाइंड है। तो 5,85,000 हमें मिले डेटर से, और हमने डिस्काउंट दे दिया उनको। डिस्काउंट 15,000 का हमने डिस्काउंट दे दिया। अब जो 585 मिले वो तो मैं कैश अकाउंट में लिख दूंगा टू डेटर्स, 5,85,000, और जो मैंने डिस्काउंट दिया वो मैं पीएनएल अकाउंट में लिख दूंगा डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड जो है डेट इज इक्वल टू 15,000, करेक्ट। उसके बाद फिर नीचे की इंफॉर्मेशन है, उसके नीचे कलेक्शन ऑन डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज आफ्टर collection on discounting of bill of exchange after deduction of discount of 1,250 by bank totaled 61,250। इसका मतलब हमें कुछ बिल्स मिले होंगे, उन बिल्स में से हमने बैंक से कुछ बिल डिस्काउंट कराए होंगे। तो कलेक्शन हुई 61,250 की, बैंक ने डिस्काउंट चार्जेस चार्ज करे। ये डिस्काउंट चार्जेस हैं लेकिन ये बैंक चार्जेस हैं। तो बैंक ने चार्ज लिए, बैंक डिस्काउंट कराने के कुछ चार्जेस लेता है, और ये बिल जो हमारे पास था बैंक के पास चला गया। समझ में आया? तो ये बिल अब बैंक के पास चला गया, इसका मतलब है 61,250 हमें मिले इतना डिस्काउंट। पहले तो जब मैं इसको पोस्ट करूंगा तो तुमने देखा ये बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को अफेक्ट कर रही है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट की क्रेडिट साइड में मैं लिखूंगा पहले तो बाय बैंक, कैश बैंक, जो भी लिखना है, क्योंकि कैश और बैंक अब की बार इकट्ठे बन रहे हैं। बाय कैश बैंक अकाउंट 61,250 और बाय डिस्काउंट चार्जेस 1,250। तो बीआर अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएंगे, और यहां कैश लिखा है तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में तुम लिखोगे टू बीआर 61,250, और उसके अलावा जो डिस्काउंट चार्जेस हैं वो मैं ट्रेडिंग अकाउंट में ले जाऊंगा, क्योंकि ये हमारे लिए खर्चा है। डिस्काउंट चार्जेस या बैंक चार्जेस 1,250। इस तरीके से इसको करेंगे। उसके बाद अगली एंट्री है कि क्रेडिटर्स को 4 लाख पे करने थे, हमने 3,92,000 रुपीज क्रेडिटर्स को पे करे, यानी कि क्रेडिटर्स को 4 लाख पे करने थे, और हमने पे कितना कराया उसको 3,92,000, और इन फुल सेटलमेंट कराए।
इसका मतलब 3,92,000 दे करके हम बोल रहे हैं कि भाई आपका अकाउंट सेटल हो गया, इसका मतलब हमें डिस्काउंट मिल गया 8,000 रुपए का। तो क्रेडिटर्स अकाउंट की डेबिट साइड में पहले तो मैं लिखूंगा टू कैश बैंक, हमने क्रेडिटर्स को पे करा 3,92,000 और डिस्काउंट हमें मिल गया डिस्काउंट चार्जेस 8,000 रुपए के डिस्काउंट चार्जेस नहीं, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो कैश बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में मैं लिखूंगा बाय क्रेडिटर्स को हमने पे करा 3,92,000 और जो डिस्काउंट हमें मिल गया वो हमारे लिए इनकम है और वो हम ट्रेडिंग अकाउंट, अपने ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। तो पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड में डिस्काउंट रिसीव्ड 8,000 आ जाएगा। पॉइंट नंबर 4 के बाद कहता है कि हमने फ्रेट इनवर्ड पे करा। फ्रेट इनवर्ड का मतलब सामान लाने में खर्चा करा। जो छोटे मोटे ठेलों में हम सामान लाते हैं ना, उसके लिए फ्रेट वर्ड यूज, जब हम छोटे मोटे ठेलों में सामान लाते हैं तो हम कहते हैं कार्टेज, और जब हम बड़े बड़े ट्रकों में सामान लाते हैं तो हम कहते हैं फ्रेट है। अब फ्रेट चार्जेस पे करें तो पहले तो मैं कैश बैंक अकाउंट की क्रेडिट में लिखूंगा फ्रेट इनवर्ड्स, फ्रेट इनवर्ड्स का खर्चा तुम्हारा जो है पहले तो तुम उसको लिखोगे। फ्रेट इनवर्ड्स का जो खर्चा है इस केस में 30,000 का है, तो 30,000 का खर्चा तुमने ये लिखा और उसके अलावा फ्रेट इनवर्ड आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। फ्रेट इनवर्ड $30,000। उसके बाद कहता है अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 70,000। तो कैश बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में ड्रॉइंग्स 70,000 की आ जाएंगी और कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में तुम ड्रॉइंग्स लिखोगे 70,000। करेक्ट। उसके बाद फिर है पेमेंट फॉर ऑफिस फर्नीचर। तुमने एक ऑफिस फर्नीचर खरीदा, उसके लिए तुमने पेमेंट करी और पेमेंट तुमने 10,000 की करी। तो फर्नीचर तुमने खरीदा 10,000 का और फर्नीचर अकाउंट जो हम बना रहे थे रफ शीट में, यहां मैंने बनाया है, उसमें मैं डेबिट साइड में लिख दूंगा टू कैश 10,000। उसके अलावा फिर कहता है इन्वेस्टमेंट। जो अभी मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में तुम्हें बता रहा था कि इन्वेस्टमेंट हमने खरीदी, तो खरीदी तो पहले तो मैं कैश अकाउंट की क्रेडिट में लिखूंगा बाय इन्वेस्टमेंट्स। 200 शेयर मैंने खरीदे ऑफ ₹100 वाले, 100 रुपए के शेयर हैं लेकिन हमने खरीदे 95 के हिसाब से। तो जितने में खरीदे पहले तो वो लिखेंगे 200 इंटू 95, 19,000। जब मैंने ये खरीदा, इन्वेस्टमेंट खरीदी, तो मैंने रफ में एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी बना लिया। ऐसे ही समझाने के लिए मैं तुम्हें बना रहा हूं, ये मैंने इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी बना लिया। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कोई बैलेंस तो पहले से नहीं था, लेकिन अभी मैंने शेयर खरीदे तो 19,000, 19,000 की मैंने इन्वेस्टमेंट करी। करेक्ट। उसके अलावा फिर मैंने तुम्हें इंटरेस्ट के बारे में बताया था। जब इंटरेस्ट कंप्यूट करेंगे तो 200 इंटू 100 पे करेंगे 6%, और वो 6 महीने के लिए, क्योंकि हमने 1 अक्टूबर को खरीदा, 1 अक्टूबर से लेके मार्च तक, तो इंटरेस्ट एक्रूड हो जाएगा। अब जो इंटरेस्ट एक्रूड होगा, इंटरेस्ट एक्रूड एक तो वो तुम्हारी इनकम है 200 इंटू 100, ये इन्वेस्टमेंट है, 6% उसका रेट था और 6 महीने का तुमने इंटरेस्ट कंप्यूट करा था, तो जो कि आपके हिसाब से 600 आया था। करेक्ट। अब इंटरेस्ट एक्रूड आपका बैलेंस शीट में भी आ जाएगा। बैलेंस शीट जो हम बनाएंगे, तो बैलेंस शीट हमने कहां बनाई है, बैलेंस शीट में हम लिखेंगे इंटरेस्ट एक्रूड 600 रुपए, ये करंट ईयर की बैलेंस शीट में आए। उसके बाद कहता है एक्सपेंसेस आपने पे करे हैं 95,000 के। अब कैश अकाउंट लगता है थोड़ा सा छोटा पड़ गया, चलो अब नीचे की तरफ लिख देते हैं एक्सपेंसेस।
कहता है जो खर्चे आपने पे करे इसके अंदर सैलरी का खर्चा भी है 95,000। 95 एक बार तो तुमने खर्चे यहां लिखे और फिर खर्चे तुम यहां पर भी लिखोगे 95। अच्छा, अब ये जो खर्चे हैं ना, एक्सपेंसेस पेड 9 कितने थे, 95,000। ये 95 मैंने यहां पर लिख दिया एक्सपेंसेस पेड। अब इन एक्सपेंसेस पेड में मैं ये प्लस माइनस करूंगा, 95 प्लस 6 माइनस 7 माइनस 20 एंड प्लस 18, तो 92,000 का खर्चा इस साल से रिलेटेड है, ये मैंने यहां लिख दिया। उसके बाद उसने कहा मिसलेनियस रिसिट्स, 5,000 रुपए की तुम्हें मिसलेनियस रिसिट्स हुई, तो कैश बैंक अकाउंट में पहले तो लिखोगे मिसलेनियस रिसिट्स, 5,000। और फिर मिसलेनियस रिसिट्स अपनी पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी तुम्हें दिखानी पड़ेंगी। मिसलेनियस रिसिट्स 5,000। मिसलेनियस रिसिट्स के बाद फिर उसने वो वाला पॉइंट कहा जो मैं उस वक्त तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था। कहता है बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड बाय कस्टमर। जब बिल ड्रॉ करते हैं तो मैंने उस वक्त एंट्री भी आपको लिख के बताई थी, बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है ना। हमने किसी पेपर में मैंने लिख के दिखाई थी बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो बीआर अकाउंट की डेबिट साइड में तो हम लिखेंगे टू डेटर्स, 1,00,000 रुपए के बिल हमने ड्रॉ करे, करेक्ट। और डेटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में हमें लिखूंगा बाय बीआर बिल ड्रॉ। हमने ये बिल ड्रॉ करे, जब डेटर्स के ऊपर बिल जब ड्रॉ करे जाते हैं तो डेटर्स का बेसिकली बैलेंस कम हो जाता है। उसका कारण यह है कि यह माना जाता है कि उसने प्रॉमिस तो दे ही दी है पे करने की, तो इसलिए अब कहता है इन बिल में से हमने 20,000 के बिल इंडोर्स कर दिए। तो मैंने अभी तुम्हें एंट्री बताई थी, जब बिल इंडोर्स करते हैं तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, क्रेडिटर अकाउंट की डेबिट साइड में हम लिखेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बीआर, सॉरी, तो क्रेडिटर्स अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे बीआर, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया इंडोर्स्ड, यानी कि ये बिल हमने इंडोर्स करे, 20,000 के बिल हमने इंडोर्स कर दिए। और क्रेडिटर्स अकाउंट में टू बीआर लिखा, तो बीआर अकाउंट में तुम लिखोगे बाय क्रेडिटर्स, बिल इंडोर्स्ड। तो 20,000 के बिल तुमने इंडोर्स कर दिए। इसी लाइन में कहता है कि जो तुमने बिल इंडोर्स करे थे उसमें से 4,000 के बिल डिसऑनर हो गए। मैंने कहा अभी तुमसे कि जब बिल डिसऑनर हो जाते हैं तो हमेशा डेटर्स को डेबिट करेंगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट। और जिस पार्टी के पास बिल होता है, बिल इस वक्त क्रेडिटर्स के पास है क्योंकि तुमने उनको इंडोर्स करे थे, उस पार्टी को क्रेडिट करते हैं जिसके हाथ में बिल होता है। डेटर्स को डेबिट करेंगे, जिसके हाथ में बिल होगा उसको क्रेडिट करेंगे डिसऑनर के वक्त। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स एंट्री हो रही है, तो डेटर्स अकाउंट की डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू क्रेडिटर्स। इसका मतलब है बिल इंडोर्स्ड डिसऑनर, जो बिल तुमने इंडोर्स करे थे वो डिसऑनर हो गए, डिसऑनर। 4,000 के बिल थे, डेटर्स अकाउंट में टू क्रेडिटर्स लिखा, तो क्रेडिटर्स अकाउंट में बाय डेटर्स लिखेंगे बिल डिसऑनर्ड। जो बिल इंडोर्स करे गए थे वो डिसऑनर हो गए 4,000। इस तरीके से ये एंट्री करी जाएगी। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद फिर कहता है गुड्स 9,000 के हमने एडवर्टाइजिंग के लिए यूज कर लिए। मैंने अभी बताया था जब गुड्स हम यूज करेंगे तो उसका मतलब हमने बिजनेस के लिए जो गुड्स परचेज करे थे उसमें से कुछ गुड्स हमने निकाल लिए। तो मैं यहां इसको ऑपोजिट में लिख दूंगा क्योंकि मेरी परचेजेस कम हो जाती है। गुड्स फॉर एडवर्टाइजिंग, या सिर्फ एडवर्टाइजिंग भी लिख सकते हो। तो गुड्स फॉर एडवर्टाइजिंग की वजह से तुम्हारा परचेज करे हुए गुड्स कम हो जाते हैं, इसलिए मैंने ऑपोजिट में लिखा। और ये तुम्हारा खर्चा है, तो गुड्स फॉर एडवर्टाइजिंग तुम यहां पर लिखोगे, दैट इज 9,000। उसके बाद उसने बताया गुड्स जो हम बेचते हैं 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स पर बेचते हैं, ये उसने हमें बताया।
और बाद में उसने लिखा कि डिफरेंस जो होगा कैश बुक का वो मैं बता ही चुका हूं, उसको फर्दर ड्राइंग से हम कैपिटल के रूप में ट्रीट करेंगे। और कहता है डेटर्स के खिलाफ हमें 2% प्रोविजन बनाना है। प्रॉब्लम ये है कि क्लोजिंग बैलेंस अभी डेटर्स का है नहीं, तो हम प्रोविजन भी नहीं बना सकते, लेकिन अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन को बिल्स रिसेवेबल अकाउंट को मैंने टैली करा। बिल्स रिसेवेबल अकाउंट में जो बैलेंस आया 1 लाख माइनस 61,250 माइनस 1250 माइनस 20,000, तो 17,500 का बैलेंस कैरी डाउन है। ये तुम्हारी बैलेंसिंग फिगर है 17,500। तो जो बिल्स रिसेवेबल का बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आ जाएगा। बिल्स रिसेवेबल 17,500, 17,500 एक तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये आ जाएगा। अब डेटर्स अकाउंट को मैं अभी क्लोज नहीं कर सकता। सर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि डेटर्स में अभी दो फिगर नहीं है, एक तो क्रेडिट सेल्स की फिगर नहीं है और दूसरा क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, इसलिए अभी हम इसको टैली नहीं कर सकते। क्रेडिटर्स में क्लोजिंग बैलेंस है, ओपनिंग क्लोजिंग है, तो अब हम इसको टैली करके क्रेडिट परचेजेस निकाल सकते हैं। 3,92,000 प्लस 8 4 लाख प्लस 20 प्लस 150 माइनस 114, तो 4,56,000 की हमारी क्रेडिट परचेजेस निकल आई। 4,56,000, 4,56,000 की क्रेडिट परचेजेस मैंने यहां पर लिखी। तो क्रेडिट परचेजेस का अमाउंट आपका आ गया 4,56,000। अब जो 4,56,000 आ गया ये बैलेंसिंग फिगर है, और 4,56,000 की जो क्रेडिट परचेजेस हैं वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएंगी। परचेजेस 4,56,000, करेक्ट। उसके अलावा फिर हम कैश अकाउंट को टैली करेंगे। अब मैं कैश अकाउंट को जब टैली करूंगा तो कैश अकाउंट से उसने मेरे को बताया था कि या तो कुछ फर्दर ड्राइंग्स निकलेंगी या कुछ फर्दर इंट्रोडक्शन टू कैपिटल निकलेंगी। तो कैश अकाउंट को तुम अब टैली करोगे, और कैश अकाउंट को जब मैंने टैली करा $392,110 फिगर्स भी बड़ी अजीब सी हैं। तो 21,000 बैलेंसिंग फिगर आ रही है। अब क्लोजिंग बैलेंस भी है, ओपनिंग बैलेंस भी है, और बैलेंसिंग फिगर इधर की तरफ आ रही है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको तुम या तो ड्राइंग्स लोगे, अगर इधर की तरफ आएगी तो ड्राइंग्स लेनी पड़ेगी, इधर की तरफ आती तो फिर मैं कैपिटल इंट्रोडक्शन लेता। तो फर्दर ड्राइंग्स इसको हमने, क्योंकि ड्राइंग्स तो दी हुई थी, हमने ये माना कि हमने कुछ और ड्राइंग्स करी होंगी, इसको हम बैलेंसिंग फिगर मानेंगे। बैलेंसिंग फिगर 21,000 की, करेक्ट। अब ये जो 21,000 की बैलेंसिंग फिगर आ गई, इसको तुम कैपिटल अकाउंट में लिख दोगे, ड्राइंग्स 21,000। अब ट्रेडिंग अकाउंट को देखो। जो ट्रेडिंग अकाउंट है आपका, ट्रेडिंग अकाउंट में मेरे पास सेल्स की फिगर तो नहीं है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, इस बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है, ये क्वेश्चन में तुम्हें दिया हुआ था, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स है, क्वेश्चन में लिखा हुआ था ये, ठीक है, 20% ऑन सेल्स। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था और वही चीज मैं इस क्वेश्चन में भी बताने जा रहा हूं।
कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। रेट सेल्स पर दिया है तो सेल्स को 100 मानेंगे, प्रॉफिट 20 हो गया, कॉस्ट आपकी 80 हो गई। 20/100 मैं कहूंगा रेट ऑफ प्रॉफिट है सेल्स पर, और 20/80 मैं कहूंगा रेट ऑफ प्रॉफिट मार्जिन हो गया कॉस्ट पर। अब मेरे पास क्वेश्चन में यानी कि अगर सेल्स मौजूद होती तो मैं उसका 1/5 निकाल करके प्रॉफिट निकाल लेता, लेकिन सेल्स है नहीं। लेकिन मैं कॉस्ट निकाल सकता हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये मैं निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं? क्योंकि मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस है, करेक्ट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए मैंने ओपनिंग स्टॉक को देखा। ओपनिंग स्टॉक है 80,000, मैंने इसमें प्लस करा परचेजेस। परचेजेस का अमाउंट जो है 4,56,000 है। परचेजेस 4,56,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, फ्रेट इनवर्ड जो कि 30,000 का है। मैं माइनस करूंगा, एक्चुअली परचेजेस का मतलब नेट परचेजेस होता है, इसलिए गुड्स फॉर एडवर्टाइजिंग माइनस करने पड़ेंगे क्योंकि परचेजेस तुम्हारी कम हो गई 9,000 से, और क्लोजिंग स्टॉक भी हम माइनस करेंगे। तो ऐसा करके मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता लग जाएगी। अब मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपनी निकाल सकता हूं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए 80 प्लस 456 प्लस 30 माइनस 9 माइनस 70, मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई 4,87,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आ गई 4,87,000 की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, करेक्ट। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हासिल करने के बाद मैं इसका 1/4 अब ट्रीट कर लेता हूं। तो 1/4 जब मैं ट्रीट करूंगा तो 1/4 मैंने ट्रीट करा, वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो 4,87,000 डिवाइडेड बाई 4, तो ऐसा कर करके 1/4 जो आ रहा है डेट इज 4,87,000 का 1,21,750 आ रहा है। मैं एक मिनट चेक कर लूं, 1,21,750 ठीक है। तो 1,21,750 आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि मैं ग्रॉस प्रॉफिट अब निकाल सकता हूं। तो ग्रॉस प्रॉफिट मैंने निकाल लिया। अब ग्रॉस प्रॉफिट वर्किंग से 121,750 का हमने निकाला, करेक्ट। अब जो बैलेंसिंग फिगर है वो सेल्स आ सकती है, या तुम सेल्स ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ग्रॉस प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो सेल्स भी आ जाएंगे। तो सेल्स का अमाउंट ग्रॉस प्रॉफिट में ये ऐड कर दो, प्लस 4,87,000, तो तुम्हारी जो सेल्स हो गई वो 6,08,750 की हो गई। तो सेल्स का अमाउंट तुम्हारा जो आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर कह लो या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट कह लो, तो सेल्स जो होंगी, अब यहां सेल्स जो है ना हमें क्रेडिट सेल्स ही माननी पड़ेंगी क्योंकि क्वेश्चन में कैश सेल्स दी नहीं है। तो जो टोटल सेल्स आई है हमारी 6,08,750 की आई, 6,08,750 की सेल्स आई है, करेक्ट। अब ये सेल्स आप डेटर्स अकाउंट में लिखेंगे, क्रेडिट सेल्स। टफ क्वेश्चन था, इसमें कोई डाउट नहीं है। 6,08,750। अब तुम्हारे पास डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस निकल आएगा। अब डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस आप इसमें लिखेंगे। तो डेटर्स अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस कैरीड डाउन, अब डेटर्स अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस 72,750 का आपका आ जाएगा।
72,750 ठीक है। अब ये 72,750 जो क्लोजिंग डेटर्स है ना, ये ध्यान रखना है, इसमें हमने एक प्रोविजन भी बनाना था अभी, प्रोविजन लेकिन डेटर्स में नहीं लिखा जाता, ये ध्यान रखना। तो मैं इसी अकाउंट के नीचे ऐसे ही लिख रहा हूं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो आपका हो गया 72,000 जो क्लोजिंग डेटर है 750, उसका 2% उसने कहा है प्रोविजन बनाने के लिए। तो प्रोविजन आपका हो गया इंटू 2% 1455। तो बैलेंस शीट में आप अपने जो क्लोजिंग डेटर्स हैं उसको चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो, क्लोजिंग डेटर्स 72,750 लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1455। तो बैलेंस शीट के अंदर हम इस तरह से दिखा दें, या हम चाहें तो क्लोजिंग डेटर एसेट में दिखाते, प्रोविजन लायबिलिटी में दिखा दें। तो 72,750 में से माइनस कर दूं 1455, तो इट इज इक्वल टू 71,295। तो पहले तो जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है ये तो मैं यहां पर लिखूंगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1455, करेक्ट। और जो डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है जो अभी हमने कंप्यूट करा, और बैलेंस शीट की आइटम कहां लिखे हमने, कितनी शीट्स हो गई, काफी ज्यादा शीट्स हो गई। ये शीट्स तो अब पूरी हो गई, इसकी जरूरत नहीं है, ये इसकी भी अब जरूरत नहीं है। तो एक शीट और होनी चाहिए थी, लगता है वो कहीं इधर है। बैलेंस शीट जिसमें बनाई थी वो यहां पर है। तो जब मैं डेटर्स का बैलेंस यहां पर लिख दूंगा तो मैं ये वाला बैलेंस लिख दूंगा प्रोविजन माइनस करने के बाद 71,295, करेक्ट। तो ये इसमें तुम्हें मालूम होना चाहिए। बाकी अब तुमने क्या करना है, तुमने अब उसके बाद इसको टैली करना है। जब तुम टैली करोगे तो तुम्हारा नेट प्रॉफिट आएगा, और नेट प्रॉफिट जो आएगा वो 10,145 के करीब आना चाहिए। नेट प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में तुम ट्रांसफर करोगे 10,145, फिर तुम इसमें ओपनिंग कैपिटल लिखोगे, करेक्ट। तो ओपनिंग कैपिटल जब लिखेंगे तो ओपनिंग कैपिटल तुम्हारी कितनी आएगी, इसके लिए तुम्हें अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट को पहले तो टैली करना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस शीट को तुम जब टैली करोगे तो ओपनिंग बैलेंस शीट तो 1,88,000 तुम्हारी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। ये कैपिटल बैलेंस, करेक्ट। तो तुम्हारी ओपनिंग कैपिटल 1,88,000 की है। अब 1,88,000 में नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे और ड्राइंग्स माइनस करेंगे तो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। अब क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा, डेट इज इक्वल टू 107,145, ये तुम्हारा बैलेंस आ जाएगा। अब ये जो क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस आ गया, इसको तुम अपनी क्लोजिंग कैपिटल के रूप में लिख सकते हो, और तुम चेक भी कर सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो, एसेट के आइटम में से लायबिलिटी साइड के आइटम माइनस करके वो इतना ही आना चाहिए। तो ये था, काफी लॉन्ग क्वेश्चन था, इतना लॉन्ग हम एक्सपेक्ट कम करते हैं, खासतौर से आजकल का जो पेपर का पैटर्न है उसके हिसाब से, लेकिन फिर भी तुम्हें इस तरीके के क्वेश्चंस मालूम होना चाहिए। तो नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, नेक्स्ट सेशन में फिर कुछ और नई चर्चा करेंगे, और उसके साथ इस चैप्टर को भी फिनिश करने की कोशिश करी जाएगी नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। क्योंकि नेटवर्क सिस्टम छोटा ही है और एक क्वेश्चन ये कॉम्प्रिहेंसिव बचा हुआ है, वो नेक्स्ट सेशन में करके फिनिश करेंगे, नहीं तो हो सकता है अगले 2 सेशन में ये चैप्टर फिर फिनिश हो, ठीक है।